बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक अंडर स्टडी इज़ सेल ऑर्गेनेलिस। जो सेल ऑर्गेनेलिस हमने स्टडी किए वो कौन कौन से थे? दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमने सेल ऑर्गेनेलिस में से चीज़ को स्टडी करना है, दे आर लाइसोसोम। अब ये सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं, जब हमने इनको स्टडी करना है तो हमने इसमें 3 चीज़ें देखनी हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? इनका ओरिजिन, ये बने कैसे हैं, फिर इनके फंक्शंस, ये काम क्या क्या करते हैं, देन कंपोजिशन, इसमें है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, बने हुए किस चीज़ के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है, ये बने कहाँ से। तो आप ये बनते हैं जी क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ है, दे आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को कौन बनाता है? ये गोल्जी बॉडीज़। और गोल्जी बॉडीज जो हैं इनको बना के, गोल्जी बॉडीज़ नहीं सॉरी, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन्स को बना के तो वो फर्दर इनकी प्रोसेसिंग के लिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और इनके अंदर शिफ्ट करने के बाद जो है कल हमने बात की थी कि गोल्जी वेसिकल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब इनके अंदर मटेरियल्स को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इनके ऊपर से छोटे छोटे वेसिकल्स जो हैं पिंच ऑफ होके, बड ऑफ होके अलग होते रहते हैं। और ये वेसिकल्स जो हैं ये गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। और ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ होके गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। अब ये कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोडक्ट बने थे राइबोसोम से, प्रोटीन्स, वो गए, फिर वो गोल्जी अपरेटस में आ गए। गोल्जी अपरेटस से अगेन वो बड ऑफ होंगे। बड ऑफ होके तो ये लाइसोसोम्स की शेप में आ जाएंगे। बड ऑफ कैसे होंगे ये आप देखें कि ये गोल्जी बॉडीज़ की ये फॉर्मिंग फेज़ है, ये मैच्योरेशन फेज़ है। मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर होने के बाद ये एक सिरे से इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो थिक होके बड ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। और बड ऑफ होने से क्या मुराद है कि कोई चीज़ जो है वो एक वेजिकल की फॉर्म में मौजूद है। ये वेजिकल है जी। तो बड ऑफ का मतलब होता है कि यहाँ से अलग हो जाए, पिंच होके ये यहाँ से जो है वो थिक होना शुरू हो गए। कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर ये इससे टूट जाएंगे, पिंच होके अलग हो जाएंगे। दे आर नोन एज लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स की साथ ही हमने कंपोजिशन भी देख ली है कि ये बने हुए किस चीज़ के हैं, इनके अंदर है क्या। इनके अंदर जी एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स के अलावा ये सिंपल सैक्स हैं। ये हैं क्या? दिस आर सेल ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन हो और जिनमें डबल मेम्ब्रेन हो। तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। इनका स्ट्रक्चर ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ही मेम्ब्रेन ने इनको सर्कल किया हुआ है। ये डबल लेयर नहीं है, सिंगल लेयर की इनकी मेम्ब्रेन है। अब इसके में अंदर आगे जी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ गए, एसिड फॉस्फेट एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये इसकी कंपोजिशन है। आपने इसका ओरिजिन देख लिया, इसकी कंपोजिशन देख ली। नाउ वी कम टू फंक्शन कि ये रोल क्या प्ले करते हैं, इनका काम क्या है। तो काम में हम इसको सिंपल एक सेंटेंस में हम इसका आंसर कर सकते हैं कि दे आर रिलेटेड विद द फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल। के सेल को अंदर जो भी पार्टिकल्स जो हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हैं वो एंटर होंगे तो इनको फटाफट ये लाइसोसोम्स जो हैं इंगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे। और इनके जो एंजाइम्स हैं इनको सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में तोड़ देंगे। कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, फॉरेन पार्टिकल्स कहते किसको हैं? फॉरेन कहते हैं बाहर की चीज़ को। तो वो चीज़ जो कि सेल के बाहर है, सेल के अंदर एंटर हो गई है किसी वजह से और ये सेल के लिए हार्मफुल हो सकती है, फटाफट जो है वहाँ पे लाइसोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होके इसको वो निगल जाएंगे। निगलने के बाद इसके एंजाइम्स जो है इसको सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे जो कि डाइजेस्टिबल होंगे। अब ये कि ये तो हो गया फेगोसाइटोसिस के साथ ये रिलेटेड है। अब इसके अलावा फेगोसाइटोसिस के अलावा
ये एक और काम भी करते हैं जिसको हम ऑटोफैगी का नाम देते हैं। अब ऑटोफैगी क्या है? ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। तो सेल्फ ईटिंग में ये कैसे रोल प्ले करते हैं? सेल्फ ईटिंग में ये ऐसे रोल प्ले करते हैं कि बहुत से पार्टिकल सेल के अंदर ऐसे होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस ऐसे होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो मौजूद होते हैं। तो जब वो मौजूद हैं तो उनको ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज़ उनका अब काम कोई नहीं है। तो उनको जब ये लाइसोसोम्स जो हैं इंगल्फ कर लेते हैं, इन अदर वर्ड्स खा लेते हैं, खा के डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं और सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की रिसाइकलिंग में हेल्पफुल होते हैं, तो इसको हम ऑटोफैगी का नाम देते हैं। सो आप ये देखें कि लाइसोसोम्स के अभी तक आपने क्या क्या फंक्शंस देखे हैं? फैगोसाइटोसिस, ऑटोफैगी, एक तीसरा भी है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन सेल से बाहर। अब सेल से बाहर डाइजेशन के लिए आप देखें कि इसके एग्जांपल्स आपको मोस्टली फंजाई में और बैक्टीरिया में मिलती हैं कि सेल के बाहर कोई फूड है और सेल के बाहर ये कि लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं सेल से बाहर जो हैं वो सिक्रीट हो जाएंगे। लाइसोसोम्स यहाँ पे आके जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, एंजाइम्स को बाहर रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर वो फूड मौजूद है, उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे वो एंजाइम्स और फिर वो इतने सिंपल और ईजीली ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल्स में वो फूड चेंज हो जाएगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं पास करके अंदर आ जाएंगे। सो लाइसोसोम्स का आपने ओरिजिन देखा, कंपोजिशन देखी, फंक्शन देखे। देयर आर 3 मेजर फंक्शंस, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फैगोसाइटोसिस, ऑटोफैगी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें क्लियर कट आप देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कि सेल के बाहर कोई आके पार्टिकल अटैच हुआ। अब वो पार्टिकल जैसे ही सेल के अंदर एंटर हुआ वहीं से लाइसोसोम्स ने इनको कैप्चर कर लिया, इंगल्फ कर लिया, निगल लिया और इसके एंजाइम्स जो हैं इसके ऊपर अपना काम करने लग गए। अब काम करने जब ये लग गए तो इसमें जो है डाइजेशन का जो है सबसे पहले फूड एंटर हुई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सर्कल कर लेगी, सर्कल करके तो ये जो है जो एक एंगल्फ फूड पार्टिकल है एक वैक्यूल बना देगी। वो वैक्यूल क्या कहलाएगा? दैट इज़ फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम्स जो हैं आके अटैच हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और ये जो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है वो है क्या? सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है वो बना है विद द फ्यूजन ऑफ फूड वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे ये फ्यूज़ की हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल, और फ्यूज़ करके ये सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हो गई हैं। अब इसके बाद जी इनकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है कि ये एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद थे इसके साथ फ्यूज़ हो गए हैं, इसको डाइजेस्ट करेंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे और साइटोप्लाज्म में सेंड कर देंगे। ये है जी फैगोसाइटोसिस और ये चीज़ जो है ये ऑटोफैगी को शो कर रही है। यहाँ पे आप देखें कि एक पुराना टूटा हुआ डैमेज हुआ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, उसको इन लाइसोसोम्स ने इंगल्फ कर लिया है, निगल लिया है, खा लिया है और उसके बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हो गए हैं और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया कि सेल के बाहर जो हैं लाइसोसोम अपने एंजाइम जो है सेंड करेंगे, वो बाहर जाके फूड को यहाँ पे ही इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से मुराद ये है कि सेल के बाहर जो डाइजेशन होती है। अब ये आप देखें कि ह्यूमन स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। डाइजेशन इन द स्टमक है, ऑर्गन के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर है, लेकिन सेल के अंदर नहीं है क्योंकि सेल्स जो हैं वो एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं और एक पाउच लाइक ऑर्गन है बॉडी का, स्टमक है या ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन्स हैं, उनके अंदर जाके डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर नहीं हो रही। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये कि हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि अगर ये कि लाइसोसोम्स जो हैं
उनमें कोई ख़राबी हो जाए या उनका कोई एंजाइम जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल ना हो, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे जो है डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। और इनका आप देखें कि इनका काम जो है लाइसोसोम्स का क्या है, डाइजेशन के साथ कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल सेल के अंदर हैं उनको ख़त्म करते जाना है, सेल को क्लियर करते रहना है। तो अगर ये मौजूद नहीं होंगे या इनका एक एंजाइम भी जो अपनी तरह से अपने तौर पे प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो फिर जिस पार्टिकल को उसने तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है, रिसाइकिल करना है, वो काम अपना प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स जो हैं सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब सेल के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाएंगे तो वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ सेल की पॉसिबल नहीं रहेंगी, मेटाबॉलिज्म जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा एंड दैट विल बी रिजल्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीज़। एक इसमें जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वो एग्ज़ाम्पल है जी ग्लाइकोजन और डिफरेंट ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि इनके लिए जो एंजाइम लाइसोसोम है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है और ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जमा होने की वजह से क्या होता है कि ये सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है वो टे 6 डिजीज़ की है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एंजाइम जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। कैटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, तोड़ना। लिपिड्स को तोड़ने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मौजूद नहीं है और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि लिपिड्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगे और उससे एक बीमारी हो जाती है दैट इज़ नोन एज टे 6 डिजीज़ कि इससे जो है लिपिड्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ब्रेन के सेल्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे और इससे मेंटली पर्सन जो है वो रिटार्ड हो जाएगा। पहले उसकी मेंटल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहेगी, मेंटली वो एबनॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो आप ये देख लें, मैं हमेशा आपको हर पॉइंट पे बताती हूँ अल्लाह ताला की हिकमत और तनाई की बातें। तो ये देखें कि लाइसोसोम, एक तो पहले आप सेल देखें कि सेल कितना छोटा सा है, फिर सेल के अंदर ये एक छोटा सा ऑर्गेनेली है पर ये लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तरह से कचरे को, डेब्रिस को क्लियर करने का काम करता है। और अगर इसका पूरे का पूरा लाइसोसोम या इसका एक कंपोनेंट, इसका एक पार्ट भी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है तो ये कितनी बड़ी बड़ी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको कॉज कर सकता है और इवन ये कि ये पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकता है। सो अल्लाह ताला की कोई भी नेमत जो है वो छोटी नहीं है, कोई चीज़ हकीर नहीं है। हर जगह की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर जो है मुसल्लम है और हर मौके पर, हर सांस पर इंसान जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो भी वो कम होता है। तो लिहाजा अपनी जो है रिलीजियस टीचिंग्स उनको भी साथ साथ देखते रहें कि ये जब चीज़ें ये आपके सामने आए, आप ये देखें कि ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं, कैसे काम करते हैं और आप देखें कि आपकी बॉडी में इनका क्या रोल है। तो अल्लाह ताला का बेतहाशा शुक्रगुजार हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, नेक्स्ट जी दो जो टॉपिक्स हैं, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ वी कम टू द वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो हैं आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक तरह से लिक्विड कॉन्टेनिंग छोटे छोटे से वेजिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट बोथ इन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। अब ये थोड़ा सा इसमें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में डिफरेंस जो है वो आ जाता है वैक्यूल्स के हवाले से कि वैक्यूल्स जो हैं एनिमल्स के जो सेल हैं उसमें छोटे छोटे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो हैं ये, लेकिन दे आर नॉट सेल ऑर्गेनेलिस, दे आर सेल इंक्लूजन्स। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल न्यूक्लियस होता है और प्लांट का जो सेल है वहाँ पर ये एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे पेरिफेरल एरियाज़ में उनको, इवन न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं रह जाता, उसको एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, प्लास्टिड्स हैं, सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो मौजूद होती हैं। और इसकी अगेन जो इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये, और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन इसको बाउंड कर रही है नोन एज टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है, चाहे वो एनिमल सेल में हो
या प्लांट सेल में हो। तो इसकी कंपोजिशन, अभी एनिमल सेल में तो आपने देखा कि फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जो सिंपल वैक्यूल्स हैं उनके अंदर जो है वो 90% जो है वो वाटर होता है। इसके अलावा कुछ इसमें मिनरल्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसके जो फिर मेजर फंक्शंस हैं वो क्या है? मेजर फंक्शन आप देखें कि इसके स्टोरेज है। स्टोरेज किस चीज़ की? वाटर की। और इसके साथ जो इसके अंदर डिज़ोल्व सॉल्यूट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो इसके अंदर मौजूद रहते हैं, स्टोर रहते हैं फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब वो रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको लेके तो पेरिफेरल एरिया में यूज़ किया जाता है। तो इनका मेजर फंक्शन हो गया स्टोरेज, बोथ इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। लेकिन प्लांट सेल में स्टोरेज के अलावा भी इसके फंक्शन हैं। स्टोरेज के अलावा इसका मेजर फंक्शन क्या है? टू मेंटेन दी शेप ऑफ सेल ड्यू टू टर्जिडिटी, कि ये पानी जो अंदर मौजूद है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा पेरिफेरल एरिया पे, और पेरिफेरल एरिया जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उससे प्लांट का सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन रखेगा। जब एक सेल मेंटेन रखेगा तो सब सेल्स अपनी शेप मेंटेन रखेंगे। तो सेल के, प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, लीव्स हैं, डेलिकेट स्टेम्स हैं जहाँ पे कि वुड्स नहीं हैं, तो वो जो हैं वो अपनी टर्जिटी, अपनी सख्ती को मेंटेन रखेंगे और अपनी एक प्रॉपर शेप जो है वो उसको मेंटेन रख सकेंगे। सो प्लांट सेल्स में इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वैक्यूल्स की, टू प्रोवाइड द टर्गर टू द प्लांट सेल्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली। अभी हमने एक ऑर्गेनेली जो है वो किया है, वो कौन सा था? लाइसोसोम। दूसरा सेल इंक्लूजन्स जो हैं वैक्यूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है दे आर द साइटोस्केलेटन। साइटो फॉर द सेल, स्केलेटन सेल का स्केलेटन। हम इससे समझ सकते हैं इसके नाम से कि इसमें कुछ चैनल्स होंगे, कुछ ट्यूब्स होंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे, जो कि स्केलेटन का काम करेंगे। स्केलेटन के मेजर फंक्शंस क्या हैं? स्केलेटन के मेजर फंक्शंस जो हम देखते हैं, मूवमेंट एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर शेप। मूवमेंट में भी हेल्पफुल हैं और प्रॉपर शेप को मेंटेन रखने के लिए भी स्केलेटन जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके मेजर काम हैं। तो साइटोस्केलेटन सेल के अंदर उसकी शेप को मेंटेन रखना और उसके मूवमेंट्स में हेल्प करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइटोस्केलेटन्स। और साइटोस्केलेटन्स जो हैं डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं और इनकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दूसरे इसमें आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और तीसरे जो हैं इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। अब इसमें जो बने हुए किस चीज़ के हैं? कॉमनली दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन क्या है? दैट इज़ द ट्यूब्यूल प्रोटीन। और अमूमन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और अदर्स जो हैं वो मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, वो भी इसमें मौजूद हो सकती हैं। और बहुत से सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो भी इन माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेलिस कौन से हो सकते हैं? सिलिया हैं, फ्लैजेला हैं, बेसल बॉडीज़ हैं एंड सेंट्रियोल्स हैं। और ये तो इनका देखें, अब साथ साथ हम इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसका फंक्शन हो गया नंबर 1 पे, टू मेंटेन या टू डिराइव द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल सिलिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडीज़, ये इन स्ट्रक्चर्स को डिराइव करना, ये फंक्शन नंबर 1 आ गया। टू डिराइव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, फ्लैजेला, सिलिया एंड बेसल बॉडीज़। अच्छा, दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म जो है वो उसकी एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है कि सेल के अंदर वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट, हल्की फुल्की मूवमेंट उसकी चक्कर लगाता रहता है, मूव करता रहता है, दैट इज़ नोन एज साइक्लिक मूवमेंट। तो ये साइक्लिक मूवमेंट जो है इसके लिए भी साइटोस्केलेटन जो है इन द शेप ऑफ माइक्रोफिलामेंट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें जो तीसरे फिलामेंट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, वो सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए जो हैं और सेल के कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब थोड़ी सी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इन तीनों की अलग अलग, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोफिलामेंट्स की और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड, लॉन्ग हैं,
ब्रांच्ड नहीं हैं और स्लेंडर हैं। स्लेंडर मीन नाजुक हैं। बने हुए किस चीज़ के हैं? ट्यूब्यूलिन के बने हुए हैं। और इनका फंक्शन क्या है? असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ माइटोसिस। जब सेल की डिवीजन या माइटोसिस होती है तो उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है जिसको माइटोटिक अपरेटस का नाम दिया जाता है, जिसके ऊपर क्रोमोसोम अटैच होकर अपने अपने पोल्स की तरफ जाते हैं। तो इनका बनाना और इनको ख़त्म करना दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद जी दूसरे इसमें आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और नाजुक किस्म के सिलेंडर्स हैं और ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, नोन एज एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के बने हुए थे? ट्यूब्यूलिन्स के। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं एक्टिन के। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली साइड है उसके साथ अटैच हैं। और क्या करते हैं कि इनमें हल्की फुल्की सी मूवमेंट रहती है जो कि सेल को, जो साइटोप्लाज्म है उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद जी इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनकी जो थिकनेस है या डायमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के इंटरमीडिएट होगा और इनका फंक्शन क्या है? दे आर हेल्पफुल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। दैट्स इट विद द साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन की बात हो गई। उसके बाद जी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज हैं दे आर सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं इन एनिमल सेल, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो हैं या जो डेवलप्ड प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते और हर एक सेल में 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो मौजूद हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पे ये मौजूद होते हैं। अब जब सेल ने डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये सेंट्रियोल्स डिवाइड करेंगे। 2 जो हैं वो 4 में हो जाएंगे, 2 एक पोल पे चले जाएंगे और 2 जो हैं इसके ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, क्रोमोसोम उसके ऊपर अटैच होंगे और अपने अपने पोल की तरफ जो है वो सारे कंपोनेंट जाके एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा बाय मीन ऑफ द मियोसिस। तो अभी हम फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल्स की। हमने ये देखा कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे हैं। अब ये बने हुए किस चीज़ के हैं? अब बने हुए ये प्रोटीन्स के हैं और प्रोटीन्स के बने हुए हैं और फर्दर ये कि जब हम एक सेंट्रियोल को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये हमें किस तरह का नज़र आता है? ये है जी क्रॉस सेक्शन। हमें 9 ट्यूब्स का बना हुआ ये नज़र आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 ट्यूब्यूल्स जो हैं हर एक में फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स जो हैं आपको यहाँ पे भी क्लियर नज़र आ रहे हैं। आप डायरेक्ट अपनी बुक की डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक ट्यूब जो है 3 ट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट है और ये 3 ट्यूब्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो 9 ट्यूब्यूल्स हैं ये भी आप देखें कि ये आपको बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये अटैच हैं, कॉन्स्टेंटली अटैच हैं और ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एट द पोलर एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ ये सेल के पोलर एरिया में मौजूद होते हैं। अब ये कि वी कम टू द पॉइंट कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन है इनका सेल डिवीजन में ये अपना रोल प्ले करते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं? इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। 2 फंक्शंस आगे जी इनके। एक तो हो गया सीलिया बनाने में। कुछ सेल्स जो बैक्टीरिया के हैं, पैरामीशियम के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं वो ये सेंट्रियोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको बनाने में। और दूसरा क्या कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल ने डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रियोल्स डिवाइड करके उसके बाद ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे पेयर के फॉर्म में। और उसके बाद जी एक और प्रोसेस होता है कि यहाँ पे ये फरोइंग स्टार्ट हो जाती है।
फरोइंग, इस तरह से फरोज जो हैं वो बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कंटेंट्स जो हैं वो पिंच होके कि एक एरिया दो एरियाज़ में पिंच हो जाएगा और दरमियान से ये एरिया ऐसे पिंच होके एक दूसरे के साथ जो है ये एक सेल है। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपने पोल्स पे जाना शुरू कर देंगे और साइटोप्लाज्म जो है वो बीच में से पिंच होके होता 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 यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाएगा और एक सेल ऊपर चला जाएगा, एक सेल नीचे। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो फरोज बन रहे हैं, अब ये तो हमें डायग्राम में नज़र आता है ना। अगर 3D डायग्राम में आप देखें तो एक जिस तरह से बॉल है या बैलून है तो पूरा जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ से फरोइंग स्टार्ट होती है। तो इस फरोइंग के लिए सेंट्रियोल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 इनके फंक्शंस हो गए, 2 इनके रोल हो गए। पहला क्या है? पहला है कि ये सीलिया की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा क्या कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो है फरोइंग में हेल्पफुल हैं। तो दैट्स इट विद द सेंट्रियोल्स। आज आपने क्या क्या किया? आज आपने लाइसोसोम्स किए हैं, वैक्यूल्स किए हैं, साइटोस्केलेटन किए हैं और साइटोस्केलेटन के बाद सेंट्रियोल्स किए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। थोड़ा सा हम इसका व्यू ले लेते हैं, आज डिटेल में हम नहीं करते, जो पढ़ लिया है इतना काफ़ी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अमूमन सर्कुलर या रॉड शेप के ऑर्गेनेलिस होते हैं और इनको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आप इनको कहते हैं दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसको कहते हैं? जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसी भी किस्म की एनर्जी। तो ये सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो क्या है? रेस्पायरेशन है। और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, रॉड शेप के होते हैं, स्पिंडल हैं, ओवल हैं। कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें ओवल शेप में नज़र आते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कैसे हैं कि इनमें डबल लेयर है, डबल लेयर है और डबल लेयर में जो अंदर वाली लेयर है वो इस तरह से नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो अंदर की कैविटी की तरफ जो है वो उभरी हुई है। ये इस तरह से जी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और इन प्रोजेक्शंस के ऊपर जो हैं ये एक इस तरह से नॉब लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, नोन एज F1 पार्टिकल्स। ऊपर से इसकी सरफेस जो है स्मूथ होती है, अंदर से ये कि इसमें प्रोजेक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये कि इनका जो फंक्शंस हैं वो जो है प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, ये इसका मेजर फंक्शन है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि डबल मेम्ब्रेन माउड स्ट्रक्चर है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है और डिफरेंट शेप्स इसकी कैसी हो सकती हैं। ये वेजिकल्स की शेप में भी हो सकते हैं, रॉड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ओवल शेप में भी हो सकते हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स जो हैं हो सकती हैं, फिलामेंट्स भी हो सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं जो अंदर की तरफ हैं दे आर नोन एज द क्रिस्टी। सो ये इनका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा एक और बात है कि ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है, जिसकी मदद से एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज भी हो जाते हैं और बहुत सी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करते क्योंकि डीएनए है। डीएनए किस लिए होता है? इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। तो डीएनए इनमें मौजूद है, अपने बहुत सारे काम जो हैं ये खुद संभाल सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये कि जो इसमें जो प्रोसेस होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की 2 स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और क्रेब्स साइकिल जो है वो यहाँ पे इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जाके उसका क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये एनर्जी रिच कंपाउंड जो हैं हमने पहले डिस्कस किए हैं, दे आर नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आप देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है,
कि ये इसका जो है एक्सटर्नल बॉडी है, ये ओवल शेप है, ये इसकी बाहर वाली लेयर, ये इसके अंदर वाली लेयर, और ये क्रिस्टी की फॉर्म में इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और उसके ऊपर ग्रेन्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर हैं दे आर नोन एज F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे ये कि बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये एक बड़ा एलेबोरेटेड प्रोसेस है। उसके लिए जो है बहुत एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए यहाँ पर जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि वो एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द सेमी ऑटोनोमस बॉडी, कि ये अपना जो है बहुत सारा काम खुद संभाल लेते हैं। सो ये आप इसने इसका स्ट्रक्चर देखा, ये और ज़्यादा इसको जो है डिटेल में करीब से दिखाया गया है कि ये इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो है एक इसमें चैम्बर है और कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इनर कंपार्टमेंट हो गया। अब ये बाहर और अंदर वाला कंपार्टमेंट अलग अलग रखने के भी पर्पस हैं। अल्लाह ताला की हिकमत अमली आप हर मौके पे देखते जाएं कि कुछ एंजाइम है उनका काम यहाँ पे है, कुछ एंजाइम यहाँ पे है, जहाँ पे जो काम करेंगे उनको यहाँ पे नहीं, यहीं पे वो काम करेंगे। अगर वो अंदर चले जाएंगे तो अपना रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते हैं। तो सो उनको यहीं पे रखा गया है। जो अंदर वाले एंजाइम है वो इंटरनल कंपार्टमेंट में अपना रोल जो है वो प्ले करते रहेंगे। थोड़ा ये कि इसमें आप देखें कि और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो कि आपने नहीं देखी हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ हम इसका कर चुके हैं। F1 पार्टिकल्स, ये एक मैट्रिक्स एक चीज़ रह गई है कि एक लिक्विड जो है इसके अंदर मौजूद होता है आउटर कंपार्टमेंट में और इनर कंपार्टमेंट में, और ये मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड है जो कि कैरी करता है तमाम एंजाइम को जो कि इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। दैट्स इट विद द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने कम्प्लीटली जितना आपके सिलेबस में है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसका आपने स्ट्रक्चर देखा, इसकी टाइप्स देखी, इसका फंक्शन देखा। इसका एक ही फंक्शन है और वही मेजर फंक्शन है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और रेस्पिरेशन। सो हर ऑर्गेनेलिज अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इम्पॉर्टेंस को हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक वाइटल रोल या एक की रोल जो है वो प्ले कर रहा है इन द लाइफ ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। सो मैं आपको फिर ये कहूँगी एक दफ़ा दोबारा कि जब भी ये इन नई चीज़ों का आपको पता चले तो इसको एक नए अंदाज से सोचें और हर लम्हे पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इससे आपके दर्जात जो हैं वो भी बुलंद होते हैं। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। हमने आज क्या क्या टॉपिक्स जो हैं हमने कवर किए हैं। आज हमने लाइसोसोम्स किए हैं, उसके बाद 2 टॉपिक्स जो हैं बुक में हैं लेकिन वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं। हमने आज किया लाइसोसोम्स, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। अब आप लोगों का काम है कि इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से बैठ के डिस्कस कर लें, अब पढ़ लें, डिटेल में इसका रिव्यू ले लें। जो जो बातें नहीं समझ में आती हैं उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, और फिर ये कि जब आप कॉलेज जाएं तो आप पूछ लीजिए। अभी कल तो मैंने आपसे कहा था कि आप कॉलेज आ जाएं और पूछ लें, लेकिन ये कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता जा रहा है कि कॉलेज में भी ये कि 2-3 लोगों को टीचर्स में से भी हो गया, जिसकी वजह से अब मैं फ़िलहाल आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप घरों से निकलें। स्टे सेफ, स्टे होम, और फिर जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो फिर हम इन टॉपिक्स जो क्लियर नहीं होंगे आप नोट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेंगे और इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।